हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है नायक और आज हम आपको 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मोल के बारे में बताएंगे। मोल जैसा नाम आपको लग रहा है मोल, वैसा इसमें झोल है। आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है किसी टॉपिक में तो वो उनमें से एक टॉपिक है मोल। मोल बड़ा ही उलझन भरा टॉपिक माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और वैसे अगर देखा जाए तो काफी इजी है। तो आज हम आपको मोल के बारे में बताएंगे, मोल क्या होता है, मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो आप हम आपसे कहेंगे कि आप जितनी भी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएं उनको एक एक करके नोट करते चलिए, ताकि आपका जो मोल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। मोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम आपको कह रहे हैं, बार बार इस बात को हम बता रहे हैं आपको कि जो मोल है होता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको, इस लेक्चर को हल्के में ना लें, इस लेक्चर को कायदे से पढ़ें और आप देखेंगे मोल एक्चुअली होता क्या है। तो हमने यहाँ पर मोल की डेफिनेशन लिखी हुई है और एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर इसको क्लासिफाई करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो आइए मोल के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दें कि मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से या कैपिटल एन से, मतलब एन से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली स्मॉल एन से। तो अब इसके आगे चलते हैं, मोल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, लेंथ वगैरह की सबकी फंडामेंटल यूनिट होती है, इसी टाइप से जो सब्सटेंस का अमाउंट हम मेजर करते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं हमारे पास उनका कितना अमाउंट है, उनको ग्राम में या किलोग्राम में मेजर नहीं किया जाता, उनको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मोल की टर्म्स में मेजर किया जाता है। आपके पास कोई जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता दें ए प्लस बी आपस में रेट करके ए बी बना रहे हैं कोई, तो इसके ए के कितने मोल लगे, बी के कितने मोल लगे, आपस में रेट किया, ए बी बनाया। हम ऐसे इनको देखते हैं कि इसका कितना मोल लगा, बी का कितना मोल लगा, तब ए बी कितना मोल बना। ना कि ऐसे कहते हैं कि बताइए ए कितना ग्राम खर्च हुआ, बी कितना ग्राम खर्च हुआ, ए बी कितना ग्राम बना। ये सारी चीजें केमिस्ट्री में नहीं चलती है। केमिस्ट्री में जो अमाउंट होता है, अमाउंट को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो होता है मोल के टर्म्स में। हम अमाउंट को केमिस्ट्री में मोल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आइए मोल को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। ये क्या कह रही है डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द same number of particles as the number of particles present in 12 ग्राम C12 isotopes। तो समझ में तो आ नहीं रहा होगा क्या कहना चाहता है, समझाते हैं आपको। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो मोल है वो एक अमाउंट है जो ये बताता है कि उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बराबर है 12 ग्राम C12। एक आइसोटोप होता है, आइसोटोप कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12, कार्बन का एक आइसोटोप होता है कौन सा, C12, जिसके 12 ग्राम में जितने पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ध्यान समझिएगा, मोल क्या होता है कि 12 ग्राम C12 में जितने पार्टिकल्स, एटम वगैरह जो भी चीजें प्रेजेंट है वो उसी के बराबर एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान से एक बार, 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। जितने मान के चलो, अगर 12 ग्राम C12 में अगर 50 पार्टिकल हैं, 12 ग्राम C12 में अगर 50 पार्टिकल है तो एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे बताओ, 50 पार्टिकल। इस तरह से मोल को देखा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि भैया ये बताओ इस 12 ग्राम C12 आइसोटोप में एक्चुअली पार्टिकल होते कितने हैं। इस 12 ग्राम C12 आइसोटोप है ये हमारे पास, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते कितने हैं। तो बेटा इसकी एक फिक्स वैल्यू निकलकर सामने आती है। तो अभी उस वैल्यू को देख लेते हैं। एक बार आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हम आपको ले चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप में C12 कार्बन। देखो अब समझते हैं बेटा, नंबर ऑफ
कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं हम कार्बन एटम निकाल कर देखते हैं, ठीक है। C12 12 ग्राम C12 आइसोटोप में, तो 12 ग्राम, ये 12 ग्राम हो गया। अब समझिएगा, देखिए क्या हम अगर 12 ग्राम हमारे पास है, अगर जो हमें कार्बन एटम पता करने हैं C12 में, C12 एक आइसोटोप है, उसमें हमें कार्बन एटम पता करने हैं, ठीक है। 12 ग्राम C12 एटम में कार्बन एटम पता करने, क्या हमें अगर एक एटम का मास पता चल जाए तो इससे डिवाइड देके हम कार्बन एटम पता नहीं कर सकते कितने कार्बन एटम आएंगे। एक बात ध्यान से समझिएगा, हमारे पास 12 ग्राम C12 का C12 है, हमारे पास 12 ग्राम C12 आइसोटोप है, ठीक है। अगर हमें कार्बन, जो कार्बन C12 कार्बन है, C12 कार्बन है, अगर इसके एक एटम का मास पता चल जाए, एक एटम का मास पता चल जाए, तो हम डिवाइड देकर ये पता कर सकते हैं कि उसमें उस 12 ग्राम कार्बन C12 में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। समझिएगा इस बात को, आपको लगना चाहिए कि हाँ अगर इसमें डिवाइड दे दें, अगर एक एटम की मास का C12 के एक एटम का मास का, तो हमें पता चल जाएगा कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप में कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं। तो बेटा जब का C12 जो C12 है, जब इसके एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया, जब इसके एक एटम का मास, जब C12 के एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया, तो ये निकल कर आया 1. इसके एक एटम का मास निकल कर आया 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 13 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 13 ग्राम, 23 ग्राम, सॉरी माइनस 23 ग्राम, ओके। 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है? एक एटम का मास है C12 की, एक एटम का मास जो मेजर किया गया, जिसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे कैलकुलेट किया गया, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की गई इसकी, तो ये निकल कर कितना है? इतना। अब हमें अगर एक एटम का मास मिल गया, C12 के कार्बन का एक एटम का मास मिल गया, तो इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 13 ग्राम से डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो बेटा एक वैल्यू निकल कर आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो निकल कर आएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यही वैल्यू इंपॉर्टेंट है मोल, यही से समझ में आएगा। तो हमें जब इस 12 ग्राम इसमें डिवाइड दिया गया एक एटम के मास का, कार्बन C12 के एक एटम का मास डिवाइड दिया गया, तो ये इतने पार्टिकल निकल कर आ गए कार्बन के, कार्बन एटम के इतने पार्टिकल निकल कर आ गए। यही पार्टिकल 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसी वैल्यू को बोल दिया जाता है बेटा एक मोल। कितना बोल दिया जाता है? एक मोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही वैल्यू 1 मोल है, ठीक है। अब यही जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 20। इसी को एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, वो होता है Na। इसमें ये Na क्या होता है? ये होता है बेटा एवोगाद्रो नंबर, एवोगैद्रो नंबर, एवोगैद्रो नंबर। इसको इस तरह, इस वैल्यू को इस तरह से अगर Na लिखा है तो उसका मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर आपसे कोई 1 मोल कहे मेरे पास 1 मोल केले हैं, तो उसका मतलब मेरे पास कितने केले हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ओके। अगर मैं ये कहूं मेरे पास 1 दर्जन संतरे हैं, तो मेरे पास कितने संतरे हैं? 12। अगर मैं ये कहूं मेरे पास 1 मोल संतरे हैं, तो उसका मतलब कितना होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने संतरे मेरे पास। मैं कहूं मेरे पास Na संतरे, यानी कि वही वैल्यू। तो इस वैल्यू को आप लोग याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा जाएगा 1 मोल किसके बराबर होता है बताओ? आप कहेंगे
6.022 into 10 की पावर 23। ये वैल्यू यही है मोल, यही मोल है। मोल कुछ नहीं है, एक नंबर होता है। मोल एक नंबर होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एक मोल में अगर आपसे कोई पूछे बताओ मेरे पास एक मोल एटम है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास कितने एटम है? 6.022 into 10 की पावर 23 एटम है। मेरे पास एक मोल मॉलिक्यूल है, आप कहेंगे मेरे आपके पास कितने मॉलिक्यूल है? 6.022 into 10 की पावर 23। ये इंपॉर्टेंट, ये चीज आपके अगर समझ में आ गई, आप यकीन मानिए मोल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए कि मोल कुछ नहीं, एक नंबर है। जिस तरह से एक दर्जन होता है उसी तरह से मोल भी एक नंबर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 into 10 की पावर 23। जब अगर आप इतना समझ गए तो अब आपको हम आगे ले चलते हैं और बताते हैं मोल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मोल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ मोल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेटिंग ऑफ मोल। अब हम मोल्स निकालना सीखेंगे। कोई भी हमें कोई चीज दे रखी, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम या 100 ग्राम, कुछ भी दे रखा हो, हम उसमें मोल फाइंड करेंगे उसमें कितने मोल है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा मोल कैलकुलेट करने का, वो होता है जब हमारे पास कोई एलिमेंट हो, जब हमारे पास कोई एलिमेंट हो तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसमें मोल कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो उसमें फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट। कोई एलिमेंट है उसमें मोल निकालने हैं हमको, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा गिवन वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कह सकते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर आपको कोई एलिमेंट दे रखा है 20 ग्राम 30 ग्राम, मेरे पास कॉपर 10 ग्राम है, इसमें मोल फाइंड करो। मेरे पास 50 ग्राम सोडियम है, इसमें मोल फाइंड करो कितने मोल है। तो उसके लिए फॉर्मूला एक काम करता है नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला हर जगह यही काम करेगा आपका। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट के कैसे निकाले जाएंगे? आपको गिवन वेट दिया होगा ग्राम में, आपको वेट दे रखा होगा, आपको बस उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, आपने नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट होते नहीं है, इन्हीं को ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते कि ग्राम एटम क्या है। तो बेटा ये जो ग्राम एटम है ना, ये जो ग्राम एटम है और ये मोल वर्ड है, ये दोनों एक ही है। ग्राम एटम और मोल वर्ड जो है वो दोनों एक ही हैं। चाहे तो हम मोल कह सकते हैं या फिर ग्राम एटम कह सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, मोल और ग्राम एटम। तो हम अगर मोल की बात कर रहे हैं तो वही चीज है, और एटम की बात, ग्राम एटम की बात करें तो भी वही चीज है। अगर आपसे कोई कैलकुलेट करवा रहा है कि 50 ग्राम सोडियम में ग्राम एटम कैलकुलेट करो सोडियम की, तो आपसे वो मोल कैलकुलेट करवाना चाहता है। अगर सीधे सीधे वो मोल दे रहा है तो आपको वो मोल कैलकुलेट करवा रहा है। अब ध्यान समझिएगा आगे। अब इसको देखो, हम क्योंकि मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बताओ? एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और इक्वल टू गिवन वेट को, जो गिवन वेट होगा आपका उसको एक्सप्रेस किया जाएगा स्मॉल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। और एटॉमिक मास होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल एम से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया आपका मोल कैलकुलेट करने का, एन इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एन। ओके, अब देखिए एक और चीज है आपको, अगर आपको जैसे इस तरह से दे रखा हो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए एलिमेंट का गिवन वेट दे रखा हो ग्राम में और एटॉमिक मास दे रखा हो, आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब यहीं पे एक चीज इक्वल करके हम एक और चीज लिखना चाहते हैं यहाँ पर। अगर उसने इसके आगे लिख देते, जैसे अगर यहाँ पे दे रखा उसने नंबर ऑफ एटम दे रखी हो, उसने नंबर ऑफ एटम दे रखी हो
तो आपको मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं, आपको Na से डिवाइड कर देना है, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से। ये एक और तरीका है, क्या कहते हैं, आपको नंबर देखो, अब हर चीज ग्राम में दे नहीं रखी होगी, उसने कह दिया मेरे पास इतने एटम है, मेरे पास 100 एटम है, इसमें बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने, मेरे पास सोडियम के 1000 एटम है, नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो अगर इस तरह के नंबर ऑफ एटम दे रखे हो आपको, तो आपको अगर मोल फाइंड करनी है उसके, तो आपको डिवाइड कर देना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, आपके मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हम एक बार यहाँ पे एक तो फॉर्मूला ये बन गया, और यहीं पे मोल निकालने का एक बार साफ सीधा सीधा क्या बन गया, नंबर ऑफ एटम दे रखे होंगे आपको, नंबर ऑफ एटम दे रखे होंगे, तो आप उसको किससे डिवाइड कर दोगे, Na से। Na का मतलब यही तो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये दो फॉर्मूले बन गए आपके, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान से देख लीजिए इनको, नोट डाउन कर लीजिए इनको, और आगे चलते हैं इसके बारे में और बताते हैं। तो ये फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट बेटा, आपको चीजें दे रखी होंगी, मोल कैलकुलेट करने होंगे आपको किसी एटम किसी एलिमेंट की, तो आपको उसके ग्राम में वेट दे रखा होगा, एटॉमिक वेट आपको पता ही होता है, नहीं तो देगा वो, तो आपको डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। अगर उसके एटम दे रखे हो उसने, तो नंबर ऑफ एटम दे रखे हो उस एलिमेंट के, तो उसको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दोगे, तब भी क्या कहते हैं, आपको मोल निकल आएंगे। तो ये इस तरह से फॉर्मूले आपके सामने है, और आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे थोड़ा सा इसको अगर साफ कर देते हैं, अगर आप नोट कर लिया तो एक और चीज बताना चाहते हैं आपको, अगर बेटा कभी ये कह दे, अगर आपसे कभी वो ये कहे कि मेरे पास 23 ग्राम सोडियम है या फिर 50 ग्राम सोडियम, कुछ भी कहे, मतलब अगर आपसे कहे मेरे पास 50 ग्राम सोडियम है, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो 23 ग्राम सोडियम, बताओ कितने एटम होंगे, ध्यान समझिएगा। कोई आपसे कहे कि मेरे पास इतने ग्राम ये एलिमेंट है, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो उस एलिमेंट में, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो ग्राम में दे रखी होगी चीज, उस एलिमेंट को डिवाइड कर देना, उस एलिमेंट के जो वेट दे रखा हो ग्राम, उसको डिवाइड कर देना उसके एटॉमिक मास से, मोल निकल आएंगे बस बेटा। उस मोल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जो मोल आपके निकले उसको मल्टीप्लाई कर देना बेटा Na से, मल्टीप्लाई कर देना किससे, Na से, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके टोटल नंबर ऑफ एटम निकलाएंगे उस एलिमेंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये कब के लिए है, जब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पूछे, आपको ग्राम में वेट दे रखा होगा किसी एलिमेंट का, तब आपको पूछेगा बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो कितने, ठीक है। तो इस पे आपको क्वेश्चन बताते हैं, आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा आपको, बोलेगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि 12 ग्राम C12 में 12 ग्राम C12 में आप मोल कैलकुलेट कीजिए, 12 ग्राम C12 में मोल कैलकुलेट कीजिए और नंबर ऑफ एटम बताइए कितने हैं इसमें। 12 ग्राम C12 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये कैलकुलेट कीजिए, और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कार्बन के, वो कैलकुलेट कीजिए। बहुत आसान, कैसे करोगे बताओ। 12 ग्राम देख के मोल निकालने हमको, यानी कि N इक्वल टू फॉर्मूला बताओ W/M है क्या नहीं, N निकालना है हमको। तो बताओ कार्बन कितने ग्राम दे रखा है, 12 ग्राम, डिवाइड कर दो कितने से, M कितना होता है कार्बन का, भाई मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास बताओ कार्बन का कितना होता है 12, ओके, ये निकल आएगा कितना बताओ 1 मोल। भाई बताओ 12 ग्राम C12 में कितने मोल होंगे बताओ 1 मोल, है कि नहीं। अब आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ कितने होंगे इसमें, ये बताओ कार्बन एटम बताओ कितने हैं, तो कुछ नहीं, 1 मोल निकल आया, हमने आपको फॉर्मूला बताया था आपको N × Na, यानी कि कितने मोल निकल कर आया आपके यहाँ पे 1 और इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो देखो कितना निकल के आएगा, इतनी यही वैल्यू निकल कर आ जाएगी सामने, यानी कि 12 ग्राम C12 में कार्बन के कितने एटम होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23,
और यही आपको देखो हमने निकल रहा था शुरू में 1 मोल में, वही निकल कर आ गया, है कि नहीं। तो आगे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं आपको और बताते हैं जैसे कैसे पूछेगा वो आपसे। कभी आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ ले क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। अभी ये सब इस वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो इसी से रिलेटेड होंगे सभी, तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो अभी हम आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको करना सिखा रहे हैं। कभी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि 12 इंटू 022 इंटू 10 की पावर 23 कॉपर के एटम है, कॉपर के एटम है हमारे पास, कॉपर के एटम है, इनमें कितने मोल एटम कॉपर के एटम है, ये कितने मोल कॉपर के एटम है बताओ। आपसे पूछ ले 12 इंटू 022 इंटू 10 की पावर 23 कॉपर के एटम है, तो कितने मोल है। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, कुछ नहीं, वही जो तरीका बताया था मोल कैलकुलेट करने का, एक और एटम दे रखे हो तो 12 कौन सा तरीका था बताओ, नंबर ऑफ एटम अपॉन Na, तो बस वही फॉर्मूला लगा दो 12 इंटू 022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन Na से डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कितने मोल निकल कर आ जाएंगे बताओ, 2 मोल, 2 मोल निकल कर आ जाएंगे, नहीं आएंगे बताओ। तो आप आसानी से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो चीजें, बहुत आसानी से। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे ना। आगे चलते हैं, तो आगे बताते हैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें। देखो फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, क्या होता है, n बराबर स्मॉल w अपॉन n, ये तो फॉर्मूला होता है बेटा। अगर कभी इस तरह का मामला है तो आपको मोल दे रखे हो और आपको वेट निकालने के लिए पूछ ले, तो किसी एलिमेंट के आपको मोल दे रखे हो तो आपको पूछा था ये कितने ग्राम है, तो आप वेट कैलकुलेट करवा रहे हैं आपसे, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इस W को इधर लेकर आओ, तो W फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, इस तरह से n इंटू n, है कि नहीं बताओ। इस तरह के ये फॉर्मूला निकल कर आएगा कि नहीं। अगर आपसे कभी जनरली वो वेट पूछ ले किसी भी एलिमेंट का, बताओ कितना ग्राम है, तो आपको क्या करना है, उसका जो एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी मोल हो उससे, तो आपका वेट निकल आएगा ग्राम में, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला है, किसी भी एलिमेंट का वेट ग्राम में पूछा जाता है, किसी भी एलिमेंट का ग्राम में वेट निकालना हो तो उससे ये फॉर्मूले से निकल आएगा। तो अब आगे इस पर एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप बताइएगा। आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, 2 मोल सोडियम के कितने ग्राम होगा, 2 मोल सोडियम में सोडियम कितने ग्राम होगा। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया आपसे, 2 मोल सोडियम है हमारे पास, तो वो कितने ग्राम होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे बताओ, 2 मोल दे रखे हैं आपको, फॉर्मूला बताओ, n बराबर n, तो आपको n तो w पता करना है भाई, ग्राम में, ग्राम में पता करना है, तो n कितना है बताओ, n बताओ कितना है 2 इंटू m कितना है बताओ, m भाई सोडियम का m कितना होता है बताओ 23, सबको पता है। तो आसानी से जो वेट निकल कर आएगा सोडियम का कितना आएगा बताओ 46 ग्राम। क्या ये सही है बताओ, क्या ऐसे कर लोगे भाई, ऐसे मोल दे रखे हो किसी का वेट निकलवाने के लिए पूछे तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे आपके लिए, अभी कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे लेंगे, तब तक आगे चलते हैं। अब बेटा देखो, ये तो जब हम मोल्स कैलकुलेट तब कर रहे थे तब हमें किसी एलिमेंट का वेट दे रखा था ग्राम में, हमें एटॉमिक मास पता था, तो इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे थे। अब सेकंड आता है अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो, या फिर कंपाउंड कह सकते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल कह सकते हैं, वो दे रखा हो और तब हमें कैलकुलेशन करनी हो मोल की, तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल, हम मॉलिक्यूल को कंपाउंड में लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों एक ही चीज है भाई। कोई कंपाउंड CO2 तो कंपाउंड ही तो होगा, CO2 मॉलिक्यूल भी होगा। तो कुछ इस तरह का मामला दे रखा हो आपको, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हो, मॉलिक्यूल दे रखा है, फिर कंपाउंड करना हो, तो वही सेम चीज है, कुछ नहीं लीजिए। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? गिवन वेट ग्राम में दे रखा होगा आपको उसका, गिवन वेट इन ग्राम, ठीक है। तो आप उसको किससे डिवाइड कर दोगे बताओ? मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से। तो आप उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना, उसके आसानी से आपको नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे उस कंपाउंड के, ठीक है। यही थोड़ा सा आगे अगर हम इक्वल करके लिख दें, इक्वल करके लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वल करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हो आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उसने, मॉलिक्यूल्स। तो आपको कब मोल निकालने हो तो किससे डिवाइड कर दोगे बताओ? Na से, यानी कि 6.022 6.022 × 10⁻23 से, तब भी यहाँ पर मोल निकलकर आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है, सेम कुछ नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल भी नाम वर्ड दे सकता है, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल या फिर मोल, मॉलिक्यूल्स के मोल निकालना, बात एक ही है, ग्राम मॉलिक्यूल। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन दे आपको कभी, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मोल, ठीक है। तो फॉर्मूला वही कुछ नहीं है इसमें भी, n बराबर W/m, बस m यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट होगा, एटॉमिक वेट नहीं होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट होगा, पूरे मॉलिक्यूल का वेट होगा, वो रख देना, मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। और यहाँ पर वही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हो तो उसको Na से डिवाइड कर देना और भी मोल निकल आएंगे, आसानी से आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल निकाल सकते हो आसानी से। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हुए एक और चीज बताते हैं आपको, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, तो अगर वो आपसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, जैसे टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे थे उसने, अगर पूछे बताओ इतने ग्राम दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले तो क्या जवाब दोगे आप लोग? कुछ नहीं, वही तरीका, मोल निकाल लेना और उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे? Na से। देखो वहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम निकल कर आए थे इस फॉर्मूले से, और यहाँ पर फॉर्मूले से क्या निकल कर आएंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम निकल कर नहीं आएंगे, फर्क होता है एटम और मॉलिक्यूल में। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस बात को, वहां पर जब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था टोटल नंबर ऑफ एटम n × Na, तो वहां पे जो निकल कर आए थे वो क्या निकल कर आए थे? टोटल नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आपको मॉलिक्यूल पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ से मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू n × n, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के चले आएंगे। लेकिन गलती से बेटा अगर कभी उसने ये पूछ लिया आपको मॉलिक्यूल में मोल निकलवा लिया, उसने से पूछ लिया बता टोटल नंबर ऑफ एटम बता दो कितने, इतने ग्राम दे रखा है वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल, और उसने गलती से पूछ लिया बता टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ कितने हैं, तब यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले को, अगर मॉलिक्यूल में आपको मोल निकालने के लिए बोल रहा है, उसमें एटम निकलवा रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, तो आपको क्या करना है? आपको करना है n × Na × एटोमिसिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला एक और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसने टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए बोल दिया किसी मॉलिक्यूल में, तो आपको यही फॉर्मूला लगा देना, बस यहाँ पर n × Na करना है तो मॉलिक्यूल निकल आएंगे, बस उसकी एटोमिसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकल आएंगे उस मॉलिक्यूल में। ओके, ध्यान से इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? तब किसी मॉलिक्यूल में हमें एटम निकालना है। ओके,
तो आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको। तो अब थोड़ा सा आप एटॉमिसिटी के बारे में जान लेते हैं। एटॉमिसिटी के बारे में एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है। तो एटॉमिसिटी एक्चुअली क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। एटॉमिसिटी, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराते हैं अभी। एटॉमिसिटी होती है टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट in one molecule, present in one molecule or compound। तो एटॉमिसिटी किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होती है या कंपाउंड की, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट है वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको पूछा गया है बताओ HCl है, HCl की एटॉमिसिटी बताओ कितनी है, तो कितने एटम प्रेजेंट है इसमें, 1 2, एटॉमिसिटी बराबर 2। बताओ H2SO4 में अगर पूछ लें आपसे एटॉमिसिटी बताओ कितनी है, आप कहेंगे देखो 2 3 और 4 ऑक्सीजन, कितनी होगी बताओ 7, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 7। अगर आपसे पूछ ले CO2 की एटॉमिसिटी बताओ कितनी होती है, आप कहेंगे 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन का 3। अगर आपसे पूछ ले बताओ CH3 COOH में एटॉमिसिटी कितनी होती है, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए 4 5, 2 ऑक्सीजन 7 और 1 8, तो 8 एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी डिफाइन बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जितने एटम प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अभी इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो मॉलिक्यूल दे रखे हो और मोल फाइंड करने पूछेगा आपसे। बताओ 18 ग्राम H2O, हमारे पास 18 ग्राम H2O है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 18 ग्राम H2O, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मोल कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल कर लेते हैं, एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल। ओके, तो ये चीजें आपको बताते हैं। अब आपको बताते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप करेंगे वही फॉर्मूला करेंगे, मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल से रखा है H2 एक मॉलिक्यूल है, एक एलिमेंट तो नहीं मॉलिक्यूल है, तो बताओ फॉर्मूला कैसे करेगा, वही वाला NW/M, W/M। ये क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताओ 80 है कि नहीं, तो मोल निकालो N बराबर W कितना दे रखा है 18 ग्राम, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 1 मोल। कैलकुलेट हो गया कि नहीं हो गया मोल, 18 ग्राम H2O में कितने मोल निकल कर आएगा आपके H2O के 1 मोल। अब पूछ रहा है बताओ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ कितने हैं 1 मोल में, तो तरीका बताया था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का, फॉर्मूला बताया था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का क्या तरीका बताया था बताओ, N हो गया दो नंबर, तो N कितना आ गया यहाँ पे 1 और इनटू कितने बताओ 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर वो आपसे पूछे चलो बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम 18 ग्राम H2O में 18 ग्राम H2O में टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ कितने हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस जो तरीका फॉर्मूला बताया था भाई, टोटल नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम में निकाल दें, तो भाई भैया हमने आपको तरीका क्या बताया था N इंटू तो N इंटू Na, भैया ये तो निकला है मॉलिक्यूल, और इसको बस मल्टीप्लाई करते हैं किसका एटॉमिसिटी का, कितनी एटॉमिसिटी है 2H2 की 3, तो बस तो ये निकल आएगा आपका क्या, आपके टोटल नंबर ऑफ एटम निकल आएंगे, कितने निकल कर आएंगे बताओ, N की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 3 इंटू Na, है कि नहीं, तो वही निकल कर आएगा 3Na निकल कर आएगा,
एनी की वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे पूछ लेगा डायरेक्ट। तो आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे ना, जैसे अगर क्वेश्चन कभी इस तरह से पूछ लें आपसे, एक क्वेश्चन है इस तरह से कभी पूछ लें आपसे 0.5 मोल दे रखा है, इसमें कितना 0.5 मोल C6H12O6 दे रखा है, यानी ग्लूकोज दे रखा है। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फाइंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कभी 0.5 मोल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ कितने हैं, अरे कुछ नहीं है इसमें, तो आप कर ही सकते हो। क्या करना है बताओ, मोल दे रखी है, इसमें डायरेक्ट मोल दे रखी है, कोई निकालेगा झंझट भी नहीं, ग्राम मोल कुछ नहीं, बस निकालो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी होता कितनी कार्बन की बताओ 6। भाई कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन एटम तो निकाल रहे हैं भाई, पूरे एटम थोड़ी निकाल रहे हैं, कोई टोटल नंबर ऑफ एटम थोड़ी निकाल रहे हैं, सिर्फ कार्बन एटम निकाल रहे हैं। तो कार्बन एटम निकालने तो हमें कितने एटम चाहिए, कार्बन कितने बताओ 6 रख दो भैया। आपको हमने बताया टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना, तब एटॉमिसिटी रख देना, सिर्फ कार्बन की बात कर रहा है तो सिर्फ 6, भाई 6 का कार्बन तो 6 रख दिया। तो बताओ कितने आ जाएंगे, बताओ 0.5 इंटू 6 इंटू Na, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा बताओ 3Na, कितना आएगा 3Na। ओके, तो ये 3Na आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से मोल को कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत इजी है और आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप इसकी। तो अब आगे चलते हैं, और वही आगे हम आपको तीसरे उसमें बताते हैं मोल कैलकुलेशन कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पर तीसरा पॉइंट बताने से पहले आपको एक चीज और बता देते हैं आपको कि बेटा ये जो एक मोल होता है ना, वो किस किस के बराबर होता है, एक मोल किस किस के बराबर होता है, वो होता है 6.02322 इंटू 10 की पावर 23 एटम। इसमें एक मोल में ये चीजें हो सकती है, एक मोल में और क्या हो सकता है 6.023 22 कर देते 22 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और क्या हो सकता है इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। और क्या हो सकता है इसमें, एक और बेटा फिक्स वैल्यू होती है इसकी, फिक्स वैल्यू होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो गैस होती है एट एनटीपी और एसटीपी, एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम हो सकते हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन हो सकते हैं, और एक मोल में एक जो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, एक मोल में किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना ऑक्यूपाई होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है एक मोल में एट एटीपी और एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको अभी बतानी है, शुरुआत में नहीं बता पाई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक मोल में क्या क्या हो सकता है। अभी आपको बताया एक मोल में इतने, ये कैलकुलेट कर लिया हमने, मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लिया, बस आयन कैलकुलेट करने हैं हमको, तो वो कैलकुलेट करते हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन करते हैं कैलकुलेशन। अगर आयंस दे रखा है उसके मोल निकालने हमको, तो कैसे करेंगे बताओ। तो वही चीज है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। तो क्या करेंगे, गिवन वेट होगा, आपको गिवन वेट दे रखा और गिवन वेट इन ग्राम, आपको वेट दे रखा होगा ग्राम में, डिवाइड कर देना उसके आयनिक वेट से। आयनिक
एसिड वेट कैसे निकालते हैं, जैसे मोलिकुलर वेट निकालते हैं वैसे आयनिक वेट निकालते हैं। ओके, और टोटल नंबर ऑफ आयंस दे रखे हो तो टोटल नंबर ऑफ आयंस दे रखे हो तो टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर दे रखे हो तो डिवाइड कर देना किससे, Na से, तो आपको आसानी से मोल कैलकुलेट कर लोगे आसानी। ठीक है, आप आसानी से मोल कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एग्जांपल के तौर पे करा देते हैं आपको, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 222 ग्राम CaCl2 है। ठीक है, 222 ग्राम CaCl2 है। बोल रहा है कि इसमें Ca+2 और Cl-2 कितने होंगे, ये कैलकुलेट करो। क्वेश्चन पूछ रहा है सीधा सीधा कि 222 ग्राम CaCl2 में Ca+2 और Cl- आयंस कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, तो ये आयंस कैलकुलेट कर रहा है, Ca+2 और Cl- के आयंस कैलकुलेट करवा रहा है 222 ग्राम। तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी थोड़ा सा, कि CaCl2 कुछ इस तरह से ब्रेक होता है, कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, Ca+2 प्लस 2Cl- इस तरह से ब्रेक होगा। तो इसमें 2Cl- के टर्म है, बस कुछ नहीं करना है आपको, वही कर देना जो आपको समझना है। तो मोल निकाल लो, पहले तो मोल निकाल लो। n बराबर 22/8/n, W/m ही तो होता है, तो इतना तो दे रखा है 22, तो इसका m पता चल कर लेते कितना होता है। तो याद रखना इसका वेट होता है 111 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहां से क्या कितना आ गया बताओ, कितने मोल निकल कर आएगा CaCl2 के, 2 मोल निकल कर आएंगे हैं, 2 मोल निकल कर आएंगे। अगर Ca+2 पूछ रहा है, अगर Ca+2 आयन पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ Ca+2 आयन, टोटल नंबर ऑफ Ca+2 आयन, तो कुछ नहीं करना है आपको, 2 × Na भाई 2 × Na कर देना है सीधे सीधे, 2 × Na कर दो तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्या कहते हैं, अगर आपसे Cl- की कैलकुलेशन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ Cl आयन, तो कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा, एक छोटी सी दिक्कत ये होगी, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ सही है सही है, तो टोटल नंबर ऑफ अगर Ca+2 आयन कैलकुलेट करने हैं हम लोगों को, तो मोल पता कर लिए हमने, 2 मोल आ गए। ठीक है, और 2 मोल आ गए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, हमने Na से, तो इसका मतलब हमें कितने Ca+ निकल कर आ गए इतने। ठीक है, अगर Cl- कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं आपको, तो 2 मोल निकल कर आ गए इसके, और 2 और मल्टीप्लाई कर देना 2 का, तो आपको 2 का और मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 2 Cl- है। ठीक है, तो और Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका निकल कर आ जाएगा Cl- निकल कर आ जाएगा टोटल। ओके, तो ये यहाँ पर आगे चलते हैं आपको और कुछ और क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब देखिए, हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कहते हैं अगर हमको कभी मोल दे रखे हो या फिर ग्राम दे रखा हो, कुछ भी कितने भी ग्राम कोई कंपाउंड दे रखा हो मॉलिक्यूल, उसमें अगर कभी उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करवा लिया, तो क्या करोगे आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस पर ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, जो आप तैयारी करते हैं उनमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इनको कैलकुलेशन अगर किसी में ये पूछ लेता है कि मेरे पास 12 ग्राम CH4 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, मेरे पास 12 ग्राम ये है, मेरे पास 12 ग्राम वो है, तो कैलकुलेशन करवा ले आपसे कभी, तो आप क्या करोगे,
तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपको अगर टोटल नंबर ऑफ, कभी आपसे कभी ये पूछ ले कि चलो आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करवा रहा है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ एक काम करते कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक ये लगा लेना कि पहले तो निकाल लेना मोल, उस कंपाउंड के मोल निकाल लेना, मॉलिक्यूल दे रखा हो, एलिमेंट दे रखा हो, उसके क्या निकाल लेना मोल, उसको मल्टीप्लाई कर देना Na से, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देना Na से, तो आपको उसके मॉलिक्यूल या एलिमेंट निकल आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एलिमेंट निकल आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन कंपाउंड, इन मॉलिक्यूल, या फिर ऐसे कर सकते हैं, या एलिमेंट, मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। देखो ध्यान से समझना इस चीज को। अगर आपको कभी वो टोटल नंबर ऑफ किसी कंपाउंड में या एलिमेंट में अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करना, आपको वो गिवन वेट दे रखा, आपको सबसे पहले मोल निकाल लेना, उसका क्या निकालना है आपको, मोल निकाल लेना, फिर उसमें उसका मल्टीप्लाई करना है Na से, और फिर उसमें उस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हों उसका मल्टीप्लाई कर देना, आपको सीधे क्वेश्चन में आंसर निकल आएगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक आप जब तैयारी करते थे ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे IIT वगैरह मेंस में आ चुका है क्वेश्चन इस तरह का। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह का बोल रहा है, ये कैलकुलेट number of neutron, calculate number of neutron present in 12 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ, ये ऑक्सीजन का एक आइसोटोप दे रखा है 8 ऑक्सीजन 17, और आपको दे रखा है गिवन, दे रखा है इसमें गिवन 6 n इक्वल टू गिवन दे रखा है इसमें n इक्वल टू 6.023 × 10 की पावर 23, ये हटा दिया इसमें 6 पॉइंट इतना सीधा कर दिया 6 × 10 की पावर 23। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे रखा है, इसमें बहुत अच्छी बुक का क्वेश्चन है, आ भी चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 12 × 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ 8 ऑक्सीजन 17 गिवन Na, इतना दे रखा है। देखो ये आइसोटोप है ऑक्सीजन का, इसमें वो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जानना चाहता है और इसके एटम दे रखे हैं इसमें इतने। तो आपको इसका तरीका पता है, मोल निकालने पहले तो भैया मोल, फिर इनटू Na, फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो करना है आपको। तो बस कुछ नहीं करना, पहले मोल कैलकुलेट करो, और मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं, ऑक्सीजन के वेट से डिवाइड कर दो, तो ऑक्सीजन के वेट से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, तो आप आसानी से क्या कहते हैं इसका आंसर, सॉरी इसके एटम दे रखे हैं, एटम दे रखे हैं, मोल निकालने हैं हमको, तो इससे डिवाइड कर देंगे यानी से, तो आपको अगर मोल निकालने हैं, इसके मोल निकालने तो क्या करोगे, तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम पर वो कितने दे रखे हैं 12 × 10 की पावर 23 अपॉन Na, यानी कि 6 पॉइंट ये दे तो रखा है, Na की वैल्यू उसने दे रखी है, तो 10 की पावर 23, ये कितना आ गया, 2 मोल, 2 मोल निकला है। अब निकालो क्या है, अब दिक्कत क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, बताओ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे,
टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, 2 इंटू बताया था एन इंटू, ये तो फॉर्मूला बताया था एन इंटू एन ए, तो इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताओ मोल कितने आ गए हमारे पास, 2 आ गए, इंटू एन ए दे रखा है, ठीक है, इंटू न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें बताओ, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो आपको अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का तो आपको आइडिया आना चाहिए। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा अगर आइडिया लोगे तो इसमें न्यूट्रॉन आएंगे, वो आएंगे 9, न्यूट्रॉन कितने आएंगे इसमें 9 न्यूट्रॉन होंगे इसमें, इस वाले उसमें 9 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि देखो आइसोटोप है एक, तो आइसोटोप का वेट अगर किसी की वजह से देखो एक्चुअली ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16 होता है, ये ऑक्सीजन होता है, अगर इसका वेट बढ़ रहा है तो इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें फिक्स होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो 16 वेट होता है ऑक्सीजन का, उसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन हो रहे। अगर इसका वेट 17 हो रहा है तो 100% वो किसकी वजह से बढ़ेगा बताओ, न्यूट्रॉन की वजह से वेट बढ़ा है, न्यूट्रॉन की वजह से वेट बढ़ा है, इसकी वजह से वो 17 हुआ है। क्योंकि अगर प्रोटॉन की वजह से वेट बढ़ा होता तो ऑक्सीजन का एलिमेंट नंबर ही 9 हो जाता, क्योंकि जो नंबर एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटोनों के नंबर। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए आप लोग कि यहाँ पर न्यूट्रॉन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा बताओ, 18 और नहीं कितना आएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें, कितना आ रहा है 12 इंटू 25 है, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। वैसे तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन अगर इसमें जो अगर वैसे सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में सही है। आंसर कितना आ रहा है 18 यानी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा इसका 18, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्चुअली इसमें थोड़ा वैल्यू यहाँ पर 25 कर दी थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर सही है, 18 ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि बुक में उसने बस यहाँ पर 25 कर दिया था तो भैया 1800 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर जानबूझ के 2 होने लगा के कितने कर दिया, 2 बोला गया 18 आए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की, अब कैलकुलेशन मोल कैसे होते हैं, और आगे चलते हैं कि और मोल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो और आगे चलते हैं, अब बारी आती है गैस की, कि गैस की मोल कैसे निकालें। तो 4th पॉइंट आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर हमें गैस के मोल्स निकालने तो क्या करना, तो क्या आपको किस तरह के क्वेश्चन में पूछेगा, तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि वो आपको वॉल्यूम देगा, गिवन वॉल्यूम देगा आपको, गिवन वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी, जो भी देगा आपको गिवन वॉल्यूम होगा, आपको वो गिवन वॉल्यूम देगा और आपको उस वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है 22.4 लीटर से, आपके मोल्स निकल आएंगे। अगर किसी गैस के मोल निकालने के लिए आपको पूछे तो वो आपको वॉल्यूम देगा, गिवन वॉल्यूम देगा, तो आपको डिवाइड कर देना है 22.4 लीटर से, आपके मोल्स निकल आएंगे। या फिर वो आपको किसी गैस के एटम दे देगा, एटम्स ऑफ गैस, एटम्स ऑफ गैस, गैस के एटम दे देगा आपको, तो आपको वही फॉर्मूला भी लगाना है, एटम ऑफ गैस एन से डिवाइड कर देना आपको, तब भी आपको मोल निकल आएंगे, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं गैस के मोल निकालने की। इस तरह से गैस के मोल फॉर्मूले आप याद रखिए, इनको कैसे निकालोगे। आपको मोल्स दे रख, आपको मोल्स निकालने किसी गैस के, तो आपको वॉल्यूम दे देगा यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना, आपको आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये इस तरह से पूछ रहा है आपसे कि 88 ग्राम CO2, 88 ग्राम CO2 गैस है, बोल रहा है इसके मोल निकालिए, 88 ग्राम CO2 के इसका वॉल्यूम निकालिए, बोल रहा है 88 ग्राम CO2 का वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम निकालिए एट एनटीपी, ठीक है। इसमें मोल कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूं आपसे,
वो आपसे मॉल इसमें आपको वो कैलकुलेट करवाना चाहता है वॉल्यूम। तो देखिए यही फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा ना, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ से यहीं से निकल कर आ जाएगा। नहीं अगर किसी गैस का वॉल्यूम निकालना है तो देखो आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन आपको मिल जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, ये तो फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम निकालने का। अगर किसी गैस का वॉल्यूम निकालना है हमको तो ये इधर चला जाएगा, तो मोल्स का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो आसानी से निकाल दोगे। तो अगर 88 ग्राम हमें ये CO2 गैस दे रखी है तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? तो सबसे पहले इसके मोल कैलकुलेट कर लो, मोल कितने आएंगे तो n फाइंड कर लो। कैसे बताओ, n कैसे फाइंड करोगे? 88 ग्राम दे रखी है तो मोल फाइंड करने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 88 ग्राम और CO2 का हो जाएगा 44, ठीक है। डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2 मोल, डिवाइड कर दो कितना आएगा 2 मोल। अब मोल पता चल गया हमको तो आसानी से इसी फॉर्मूले में रखकर निकाल लो वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा बताओ, CO2 गैस का वॉल्यूम एट NTP, CO2 गैस वॉल्यूम एट NTP क्या हो जाएगा बताओ, n इंटू 22.4, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, तो 2 इंटू 22.4 कितना आ जाएगा आंसर बताओ 44 इंटू 8। इस तरह से आप आसानी से इस तरह के सवाल कर सकते हैं। अगर आपको मोल निकालने के लिए पूछेगा तो वॉल्यूम दे रखा होगा 22.4 लीटर से डिवाइड करके मोल निकालेंगे। अगर आपको वो वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दे तो आपको मोल इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। इस तरह के दे रखे हो तो आसानी से आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आए थे, अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आएगी, 4-5 क्वेश्चन अच्छे वो आपको कराएंगे। तो उन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको अच्छा भी लगेगा इन सब क्वेश्चन को करने में। तो एक एक करके इन क्वेश्चन को हम करते हैं। तो आपकी जो स्क्रीन पर आएंगे क्वेश्चन, हम तो सिर्फ यहीं से देखकर हमको बताएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। हमारे पास आपकी जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे और हम इसमें से देखकर आपको क्वेश्चन आंसर इसके बताएंगे, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। तो इस क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि कॉपर का एक पीस है जिसका वेट कितना दे रखा है 0.635 ग्राम, कितना दे रखा है ये आपकी स्क्रीन पे होगा, हम तो इसमें देखकर देखेंगे। तो इतना दे रखा है, पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन्स, तो इतने ग्राम में कॉपर के कितने एटम प्रेजेंट होंगे ये पूछ रहा है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बताया था ना आपको किस तरह से एटम निकालेंगे किसी एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ एटम, तो निकाल लो क्या है। तो हमने जो तरीका बताया टोटल नंबर ऑफ एटम का काउंट करने का, टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम कैसे निकालोगे बताओ, क्या बताया था n इंटू एन ए, ये तो बताया था ये फॉर्मूला शुरुआत में। तो बस n पता चल जाए तो आसानी से निकाल लो। ये ग्राम दे रखा है, इतने ग्राम दे रखा है कॉपर, तो 6 इसमें डिवाइड कर दो, n निकालने के लिए कितने का 13.5, कॉपर का इतना वेट होता है एटॉमिक वेट, इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा आंसर बताओ 0.0001, कितना आएगा 0 कितने जाएगा तो समथिंग 0.1 आएगा, ठीक है। तो इसके काटोगे इतने मोल आ गए, है कि नहीं, इतने मोल आ गए। तो यहाँ पे आंसर निकालो कितना आएगा बताओ 0.01 मोल इंटू n। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। तो आंसर क्या हो गया इसका बताओ बी। ओके, बी पर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब ये आ रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 12.044 ग्राम एटम है कार्बन की, इतने एटम दे रखे हैं उसमें कार्बन के, इतने एटम कार्बन के दे रखे हैं उसमें, इतने एटम कार्बन के दे रखे हैं और वो पूछ रहा है आपसे इसका वेट बताओ ग्राम में, इसका वेट बताओ किसमें, वेट बताओ ग्राम में। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस
इतने एटम दे रखे हैं, सॉरी इतने एटम दे रखे हैं आपको, जो 10 की पावर 23 दे रखे होंगे ना, हाँ 23 है सही, तो इंटू 10 की पावर 23, तो इतने एटम दे रखे हैं आपको। बस कुछ नहीं, वेट निकालना कैसे करोगे, सबसे पहले वही तरीका, मोल निकालो इसकी। भाई मोल कैसे निकालने का तरीका आपको बताया है, कार्बन एटम की मोल निकालो, तो मोल निकालो n इंटू एन बराबर कैसे निकालोगे 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन एन से डिवाइड कर दो, एन से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको काट दो कितने आ जाएगा तब 2 मोल। भाई इतने मोल आए कि नहीं आ गए, फॉर्मूला वही वाला, n बराबर w अपॉन m, यहाँ पे रख दो आसानी से निकल आएगा। n की वैल्यू कितनी है 2, w निकालना है हमको, m की वैल्यू बता, मॉलिक्यूलर मास होता एटॉमिक मास होता कार्बन का 12 होता है, यानी कि w कितना आ जाएगा बताओ 2 इंटू 12, यानी कितना आ गया आंसर होगा 24 ग्राम। आंसर बताओ इसका क्या आएगा, ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसको देखिए ध्यान से और इसको करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको अभी अभी बताया गया था, जो तरीका बताया था आपको, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूटन कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। बस छोटी सी चीज हम आपको ये बता देंगे कि CH4 में आपको बता दें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे, कार्बन में 6 होंगे, लास्ट सेल में 6 और इसमें हाइड्रोजन के पास 4। टोटल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आसानी से आपको जो फॉर्मूला भी बताएगा तो उसे पुट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, इसका आंसर आएगा सी पार्ट, 1 मोल आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। आपकी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी अभी आपको कराया गया बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करेगा, इस क्वेश्चन को हम आपको करा देते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो इसको क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है 0.25 मोल है इसके जेड के, इतने दे रखा है इसने, जेड के इतने मोल है। इसका मास दे रखा है जेड का कितना, जेड का मास कितना दे रखा है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम इतना मास दे रखा है जेड का। पूछ रहा है आपसे कि एक जेड के एक एटम का मास कैलकुलेट करवाना चाहता है वो आपसे, जेड के एक एटम का मास कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगा हुआ वाला, n बराबर w अपॉन m। यही तो कैलकुलेट करना है आपको एटॉमिक मास जेड का। तो n कितना बताओ 0.25 इक्वल टू w कितना दे रखा है इसने 2.25 अपॉन m। ओके, तो m बराबर 0.25 इंटू 2.25 इतना m आ जाएगा। m कितना आ रहा है, ये m आ जाएगा आपका ये समथिंग और ये कितना आएगा, अच्छा ये सॉरी इस तरह से डिवाइड में जाएगा ना, तो m बराबर डिवाइड में जाएगा 2.25 अपॉन 0.25। तो इसको अगर कैंसिल कर दोगे तो ये कम से कम 9 बार जाएगा, कटोगे तो 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आसानी से तो ये जो 9 निकल कर आया है, ये 9 ग्राम निकल कर आया है, जो मास निकल कर आया है एटम का, ये 9 ग्राम निकल कर आया है। ये एक मोल एटम का मास है, ना कि ये एक एटम का मास। ये एक एटम का मास नहीं है, ये एक मोल एटम का मास है ग्राम में। हमने आपको पिछला, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। हमने आपको बताया था कि एक एएमयू दे रखा हो तो वो एक एटम का मास होता है, अगर ग्राम में दे रखा होता है तो वो एक मोल एटम का मास होता है। अगर एक मोल एटम का मास निकालना है आपको, अगर एक एटम का मास निकालना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ जेड, मास ऑफ वन एटम ऑफ जेड, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको 9 को डिवाइड कर देना है किससे बताओ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से। एन से डिवाइड कर देना, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इतने से डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका
तो ये जेड की एक एटम का मास निकल आएगा। ठीक है, ये तो 1 मोल एटम का मास है, अगर 1 एटम का मास निकालना तो उसको 9 को डिवाइड कर दो इतनी से, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर आएगा आपका क्या आ रहा है आंसर? बी पार्ट इसका आंसर आ रहा है। आप देखिए, चेक कर लीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसको ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। लीस्ट मास पूछ रहा है, लीस्ट मास पूछ रहा है, तो लीस्ट मास कैसे निकालोगे देखते हैं। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको लीस्ट मास कैसे निकलवाता है? तो लीस्ट मास में तो 2 ग्राम का मॉलिक्यूल, 2 ग्राम दे रखा है, 2 ग्राम मॉलिक्यूल दे रखे हैं किसने? 2 ग्राम मॉलिक्यूल CO2 के। ए पार्ट में तो ये है, ठीक है। और बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में दे रखा है इसने 1.2 into 10 की पावर 24 molecule of CH3COOH। सी पार्ट दे रखा है इसने, कितना दे रखा है? 3 मोल ऑफ यूरिया, 3 मोल ऑफ यूरिया। और 4 दे रखा है इसने और 18 ग्राम ऑफ CaCO3। तो आपसे ये पूछा है कि सबसे लीस्ट 2 ग्राम मॉलिक्यूल दे रखे हैं उसने, कितने दे रखे हैं? 2 ग्राम मॉलिक्यूल। तो आपको पहले ही बताया गया था 2 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल। सेम तो चीज होती है, मोल या ग्राम एटम एक ही चीज तो है। तो बस इसमें 2 मोल दे रखे हैं यहाँ पे। कितने मोल दे रखे हैं? 2 मोल दे रखे हैं किसके? CO2 के। आसानी से वेट निकालो CO2 का कितना ग्राम आएगा। कैसे? N बराबर W/M। तो मोल कितने दे रखे हैं? 2 इंटू W निकालना है हमको। ये तो पूछ रहा है, मास आपको पता ही होता है कितना होता है, तो W फाइंड करना है। N बताओ कितना है? 44 CO2 का। आसानी से कितना आ जाएगा बताओ? W 2 इंटू 44 कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से? इसका CO2 का निकल कर आ जाएगा 88 ग्राम। तो यहाँ से तो इसका निकल कर आ गया, इसका कितना निकल कर आएगा? 88 ग्राम। बी में देखो, बी में देखो आपको पता चल रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 60 होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60। तो इसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर खिसका लो। 24 लगा है तो इसको 23 कर लो और इसको कर लो 12 इंटू 23। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, डिवाइड कर दो पहले Na से। 12 इंटू 23 कर सकते हैं इसको इस तरह से। इतने मॉलिक्यूल्स ही तो हैं इसके, तो पहले मोल निकालो। अगर आपको वेट फाइंड करना है सबसे पहली कंडीशन है कि आपको मोल निकालने पड़ेंगे। तो भाई इतने मॉलिक्यूल दे रखे, तो मॉलिक्यूल से Na से डिवाइड कर दो। तो CH3COOH के मोल निकल आएंगे। कितने मोल निकल कर आएंगे बताओ? 6.022 into 10 की पावर 23 से डिवाइड करोगे कितने मोल निकल कर आएंगे? 2 मोल निकल कर आए। अब आसानी से 2 मोल निकल कर आएगा तो यार मास बताइए आपको, वेट निकालना है, कितना निकल कर आएगा बताओ? 2 इंटू 60 कितना निकल आएगा? 120 ग्राम। इसका 88 ग्राम आ गया, इसका 120 ग्राम आ गया। अब इसका तो आप बता ही सकते, यूरिया का वेट होता है 60 और इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो आसानी से इसका वेट देखो, 3 मोल दे रखे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना आ जाएगा? 180 ग्राम। आया कि नहीं आ गया? तो इसका 180 ग्राम आ गया, इसका कितना आ गया? 120 ग्राम, इसका कितना आ गया? 88 ग्राम, इसका आपको दे रखा है 80 ग्राम। आसानी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के लिए। जो आईआईटी को क्वेश्चन है ऐसे कई बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको इसीलिए कराया गया है कि बेसिकली ये लेक्चर उन्हीं स्टूडेंट के लिए था 11th क्लास के लिए, और जो आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं मेंस में, और ये क्वेश्चन एक आईआईटी का ही क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है बताओ? लास्ट का 80 ग्राम। इसमें कितना आया? 180 ग्राम, 120 ग्राम, 88 ग्राम। तो लीस्ट पूछ रहा है तो आंसर क्या आएगा? 80 ग्राम। तो आज हमने जो आपको बताया मोल के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सारी ये सभी चीजें आनी चाहिए। जितनी भी वेराइटी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं, ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखिएगा। अगर आपके पास कोई बुक हो अच्छी तो आप उनके क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा।
और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे हम कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मोल इंपॉर्टेंट है ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग, मोलरिटी वगैरह, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा मोल के बारे में, क्योंकि मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा यहाँ से लेकर जहां आप 11 पढ़ोगे, 12 पढ़ोगे, या फिर आगे जब आप पढ़ोगे सब जगह यही चलेगा, मोल मोल मोल। तो मोल को एक बार ढंग से पढ़िएगा, मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।